The fundamental theorem for the divergences states that volume integral divergence of V divergence of V deta is equal to surface integral, closed surface integral V dot dA. This is called fundamental theorem for the divergences. इसका नाम ग्रीन थ्योरम भी है, गॉस थ्योरम भी है, दूसरे नेम्स जो हैं ग्रीन्स थ्योरम भी इसे कहते हैं। एक और नाम है इसका गॉस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ग्रीन्स थ्योरम। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम फॉर द डाइवर्जेंसेस और इन नेम्स का पता नहीं है, तो फिर जो है ना आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये हमें क्या बताता है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस के ऊपर, डाइवर्जेंस ऑफ वी के ऊपर। डाइवर्जेंस ऑफ वी हमें क्या बताता है, हमने पीछे पढ़ा था कि डाइवर्जेंस ऑफ वी दरअसल किसी भी पॉइंट पर कोई वेक्टर फंक्शन कितना इमर्ज कर रहा है उसके बारे में बताता है। ये लाइक अ फोसेट्स, जैसा कि फव्वारा होता है, मिसाल उसकी ये यहाँ पे पानी की मिसाल दी जा रही है आपको समझाने के लिए कि उस फव्वारे में क्या होता है, या उस टूटी में जो जहाँ से पानी निकल रहा है, तो वो वहाँ से पानी इमर्ज हो रहा है बाहर की जानिब। तो इसी तरह से कोई वेक्टर वहाँ वो पानी की वेलोसिटी का वेक्टर फील्ड है या वेक्टर फंक्शन है जो बाहर इमर्ज हो रहा है, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस जीरो नहीं है। किसी जगह पे आप देखते हो कि पानी बिल्कुल ऐसे सुकून से चल रहा होता है, वहाँ से इमर्ज नहीं हो रहा होता, बल्कि एक जगह से पीछे से आ रहा होता है और फिर जो है आगे मूव कर रहा होता है, स्मूथली मूव कर रहा होता है, उसको हम ये कहते हैं कि वहाँ पे डाइवर्जेंस जीरो है। लेकिन जहाँ से वो वेक्टर फंक्शन इमर्ज हो रहा है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में, जैसा कि पॉजिटिव चार्ज है, इस केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ऐसे इमर्ज हो रहा होता है। इसको हम बोलते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो नहीं है। डाइवर्जेंस इस तरह के जो है, अगर किसी वॉल्यूम के अंदर इस तरह की इमर्जेंस को कैलकुलेट किया जाए कि फर्ज किया एक बड़ा वॉल्यूम है, तो वहाँ पे उसके हर स्मॉल वॉल्यूम यानी डीटा पर, एक स्मॉल वॉल्यूम ले लें, डीटा पर आप इमर्जेंस कैलकुलेट करें। सपोज के इस वॉल्यूम पर हमने इस पूरे वॉल्यूम, इसको हम बोल देते हैं वॉल्यूम वी, इस पूरे वॉल्यूम वी को हमने इन स्मॉल वॉल्यूम्स में हमने डिवाइड कर दिया है। और अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करना चाहें कि इस स्मॉल वॉल्यूम के अंदर कोई वेक्टर फंक्शन कितना इमर्ज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये डीटा हमें ये बताएगा कि इस स्मॉल वॉल्यूम में से कितना कोई वेक्टर फंक्शन इमर्ज कर रहा है। हमने इस पूरे वॉल्यूम को चूंकि बहुत सारे इसी तरह के स्मॉल वॉल्यूम्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हम अगर ये जानना चाहें कि इस पूरे वॉल्यूम से कितना कोई वेक्टर फंक्शन इमर्ज कर रहा है, तो उसके लिए फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे।
तो ये जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ये बताएगा कि इस पूरे वॉल्यूम में से कोई वेक्टर फंक्शन कितना इमर्ज कर रहा है, कितना बाहर निकल रहा है। तो इसको दूसरे लफ्जों में हम फ्लक्स भी बोलते हैं। इसके दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार तो ये है कि आप बाउंड्री पर खड़े हो जाएं ऐसे, और बाउंड्री पर कैलकुलेट करें कि बाउंड्रीज पर वेक्टर फंक्शन कितना इमर्ज हो रहा है। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इस तरह के इस पूरे वॉल्यूम को स्मॉल वॉल्यूम्स में डिवाइड कर दें और हर स्मॉल वॉल्यूम में देखें कि ये कोई वेक्टर फंक्शन कितना इमर्ज कर रहा है, और फिर उन तमाम वॉल्यूम्स की इमर्जेंस को ऐड कर दें तो टोटल इमर्ज होने वाला वॉल्यूम आप निकाल सकते हो। सही है। तो ये तो हो गया कि हम वॉल्यूम के जरिए इमर्जेंस कैलकुलेट करें। दूसरा तरीकाकार कौन सा हो सकता है कि आप बाउंड्रीज पर खड़े हो जाएं, यानी सरफेस पर, उस वॉल्यूम की एक सरफेस होगी कि उस क्लोज्ड सरफेस में से कितना वो वेक्टर फंक्शन इमर्ज हो रहा है, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। ये दोनों तरीके, यानी फ्लक्स कैलकुलेट करने के ये दो तरीकाकार हैं। अगर सरफेस पर खड़े होकर आप कैलकुलेट करना चाहें, यानी फर्स्ट सरफेस को देखकर कि उसमें से कितना कोई वेक्टर फंक्शन बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए ये सरफेस इंटीग्रल है। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम आएगा, चाहे आप इन स्मॉल वॉल्यूम्स के अंदर से ये इमर्जेंस कैलकुलेट करके उनको आपस में ऐड कर दें, या इस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड करके हर एरिया एलिमेंट पर जो है सरफेस के हर, सपोज कि यहाँ पे यहाँ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, फिर जो है इस तरह से ये पूरी सरफेस पर देखें कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है, तो वो भी वही वाली इमर्जेंस आएगी जो आप इंडिविजुअल वॉल्यूम्स के अंदर से जो आपने इमर्जेंस कैलकुलेट करके उसको ऐड किया है। तो यहाँ पे बुक के अंदर इसी चीज को लिखा गया है ऐसे कि फॉसेट्स विद इन द वॉल्यूम्स faucets within वॉल्यूम, ये इंटीग्रल है, यानी तमाम फॉसेट्स जो वॉल्यूम के अंदर हैं जो उनको ऐड किया है उस स्मॉल वॉल्यूम के, एक स्मॉल वॉल्यूम यानी डीटा के अंदर जो फॉसेट्स हैं उसको हमने इंटीग्रेट किया है। इस तरह से तमाम फॉसेट्स हमारे पास आ गई। इससे मुराद ये है कि जितने भी हमारे पास जो इमर्ज करने वेक्टर फील्ड के इमर्जिंग पॉइंट्स हैं उनको हम ऐड कर लिया है। इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल फ्लो आउट थ्रू दी सरफेस, या दूसरा तरीकाकार ये है कि आप सरफेस पर खड़े हो जाएं और फ्लो कैलकुलेट करें, फ्लो आउट थ्रू सरफेस, या ये तरीकाकार है। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है फंडामेंटल थ्योरम फॉर द डाइवर्जेंस के लिए। हम आगे एग्जांपल 10 के अंदर इसको देखें। यस सर, फॉसेट्स किसे कहते हैं? फव्वारे को कहते हैं, टूटी को कहते हैं, जहां से पानी बाहर निकलता है। ठीक है, लफ्जी मायने ये हैं इसके। तो यहाँ पे ये क्यों इस्तेमाल किया गया है फॉसेट्स, मीन के वहां पे डाइवर्जेंस मौजूद होता है वेक्टर फंक्शन का विद इन द वॉल्यूम। फॉसेट्स विद इन द वॉल्यूम से क्या मुराद है, ये मुराद है कि डाइवर्जेंस ऑफ वी डीटा, इससे मुराद ये है। और इसी का अगर हम इंटीग्रल ले लें तो गोया कि हमने उन तमाम फॉसेट्स का डाइवर्जेंस हमने फॉसेट्स की वजह से जितना भी वेक्टर फील्ड की इमर्जेंस है वो कैलकुलेट कर ली है।
चलें एग्जाम्पल 10 में हम ये सीखेंगे कि हम डाइवर्जेंस थ्योरम को कैसे प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक वेक्टर फंक्शन लेंगे, उसके लिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड को कैलकुलेट करेंगे। Now example 10. Check the divergence theorem using the function using the function v is equal to y square x cap plus 2xy plus z square y cap plus 2yz into z cap a unit cube at the origin and a unit cube at origin। ये हमारे पास वॉल्यूम दिया गया है, क्योंकि जब भी ये वॉल्यूम इंटीग्रल हमने कैलकुलेट करना होता है तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम इंटीग्रल किस शेप पर लिया जा रहा है, किस शेप का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर वो शेप है यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब के लिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे और फिर ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गई तो इसे हम कहते हैं कि हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को चेक कर लिया है, प्रूव कर लिया। लेट्स सी व्हाट इज द यूनिट क्यूब। यूनिट क्यूब वो क्यूब होता है जिसकी साइड्स की लेंथ 1 के बराबर होती है। हर साइड की लेंथ यूनिट मीटर होती है या यूनिट सेंटीमीटर होती है, जो भी यूनिट हो। ये हमारे पास एक क्यूब है। इस क्यूब के लिए हमने कैलकुलेट करना, ये एक्सेस है, ये जी एक्सेस है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। इसकी बहुत सारी सरफेसेस हैं। ये जो सामने वाली सरफेस है, ये जो बिल्कुल सामने वाली, इसको हम बोल देते हैं कि सरफेस 1 जो आपके सामने है। जो इस आपके बिल्कुल सामने अगर क्यूब रखा हुआ तो उसकी क्यूब की जो बैक साइड वाली जो सरफेस है उसे सरफेस 2 बोल देते हैं। ये पीछे इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व भी किया है। इसको हम सरफेस 3 बोलेंगे।
और इस सरफेस को हम सरफेस 4 बोलेंगे, और ये जो अबव सरफेस है इसको हम सरफेस 5 बोलेंगे, और जो नीचे वाला जो एक्स वाई प्लेन में जो सरफेस है इसको हम सरफेस 6 बोलेंगे। ये हमारे पास वो यूनिट क्यूब है, इसकी हर साइड 1 के बराबर है, ये साइड भी 1 के बराबर है, ये साइड भी 1 के बराबर है, ये साइड भी 1 के बराबर है। इसके लिए हमने डाइवर्जेंस थ्योरम प्रूव करना है। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है कि डाइवर्जेंस ऑफ v डीटा is equal to integral v dot closed integral v dot dA, ये सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। गोया के डाइवर्जेंस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के दरमियान में रिलेशन है। अब हम सबसे पहले ये वाली जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है इसको कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ v का पता होना चाहिए। डाइवर्जेंस ऑफ v ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमें पता है कि डेल को हम यूँ लिखते हैं, डेल इज डिफाइंड एज कर्ली ओवर कर्ली x इंटू एक्स कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली y इंटू y कैप प्लस कर्ली ओवर कर्ली z into z cap. This is called the del. And what is the v? V is given y square x cap. Yes, y square x cap Plus 2xy plus 2xy plus z square plus z square y cap plus 2yz plus 2yz z cap into z cap. Thank you, हाफिज। अच्छा, ये हमारे पास अब हम इस ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे ये एक्स कैप वाला एक्स कैप के साथ, तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट का डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाएगा, ये डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, प्लस अब वाई कैप डॉट वाई कैप वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, कर्ली और कर्ली वाई, इस यहाँ से रिजल्ट आएगा 2x, और जब z स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 आएगा, प्लस कर्ली ओवर कर्ली z, ये जो थर्ड टर्म है 2yz है, जब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो 2y आंसर आएगा। तो ये आंसर आएगा डाइवर्जेंस ऑफ v का 2x प्लस 2y। अब हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं। वॉल्यूम इंटीग्रल इज द 2x प्लस 2y डीटा। डीटा की जगह पे हम dxyz लिख सकते हैं, और dxyz लिखेंगे तो जरी बात है कि हम 3 दफ़ा इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालें, इंटीग्रेशन 3 दफ़ा लेंगे। लिमिट्स चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, 0 to 1 0 to 1 0 to 1 x प्लस वाई dx dy एंड dz, ये आ गया। अब हम इनका अलग-अलग डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं इनकी।
इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस वाई विद रिस्पेक्ट टू dx पहले ले लेते हैं 0 to 1। ये इसी तरह से करेंगे ना, पहले x के लिहाज से ले लेंगे, ये जो रिजल्ट आएगा फिर इसका y के लिहाज से ले लेंगे। तो हम इसको अलग-अलग अगर कैलकुलेट कर लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। x स्क्वायर बाई 2 प्लस y x 0 to 1, ये आ जाएगा 0 to 1 1/2 plus y dy is equal to 1/2y plus y square by 2, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1 तो ये बनेगा 1/2 plus 1/2, 1 आंसर आएगा। इस 1 का फिर हम इंटीग्रल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dz, तो ये z आ जाएगा 0 to 1, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो ये इस पूरे इसका आंसर जो है हमारे पास 1 के बराबर आया है। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं 2 ये 7 है, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रल टू x प्लस वाई डीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 1, आगे 1 आया तो इस तरह से ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई लेफ्ट हैंड साइड की। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ v डॉट dA, दिस इज द राइट हैंड साइड। अब ये हमने 6 सरफेस के लिए कैलकुलेट करना है। dA की वैल्यू 6 सारी जो 6 सरफेसेस हैं उन सब के लिए अलग अलग होगी। तो उस पिछली फिगर को मैं कोशिश करता हूँ अगर इधर लेके आऊँ तो चलें, ये हमारे पास क्यूब थी। ये सरफेस 1 कौन सी है? बिल्कुल ये सामने वाली सरफेस, ये सरफेस 1 है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस था, यहाँ पे ओरिजिन था। आप ये बताओ कि ये सरफेस जो सामने वाली है ये किस प्लेन के अंदर है, बता सकते हो जी स्टूडेंट्स? सर वाई प्लेन। हाँ जी, वाई प्लेन में सर। एक्स वाई जी प्लेन में या एक्स जी प्लेन में? सर वाई एक्स जी में। तो
हमने ये सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अब इस सरफेस के लिए देखना ये है कि ये इसका इन्फिनिटेसिमल एरिया किस प्लेन के अंदर है। इसके ये सर वाई जी में। साइड, एक साइड अलोंग y एक्सिस है, दूसरी साइड अलोंग z एक्सिस है, तो हम ये लिख सकते वाई जी हैं, वेरी गुड, y z प्लेन के अंदर है। सो dA एक्स कैप कैन बी रिटन एज, हाँ x कैप के अलोंग होगी, dy इंटू dz अलोंग x कैप, ये इन्फिनिटेसिमल एरिया होगा। और इसके लिए v डॉट dA की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो v डॉट dA इज इक्वल टू, v की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो उसमें से ये चूंकि x कंपोनेंट है, x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो बनेगा y स्क्वायर dy dz। बाकी कंपोनेंट्स किधर जाएंगे, बाकी कंपोनेंट्स की वजह से प्रोडक्ट वो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब v डॉट डी ए, यहाँ डी ए का जस्ट x कंपोनेंट है तो v के x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो y स्क्वायर डी वाई डी जी बनेगा। और अब हमने ये देखना है कि इसके लिए एक जो है वेरिएबल कांस्टेंट है, वो कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है। हम यहाँ पे चूंकि x नहीं है इस वजह से x की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, सो y स्क्वायर डी वाई डी जी दो दफा हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक y के लिए और दूसरा z के लिए, 0 to 1 0 to 1, y क्यूब बाय 3 आएगा y के लिए, y क्यूब बाय 3, और जब हम लिमिट पुट करेंगे 0 to 1 तो वो 1/3 आएगी। 1/3 को जब z पर इंटीग्रेट करेंगे दोबारा यानी dz के लिए तो वो भी यहाँ से 1/3 आ जाएगा, 1/3 को बाहर निकालेंगे और इंटीग्रेशन लेंगे, z आएगी और तो वो भी 1/3 ही बनेगी। ये हमने निकाल लिया इसको, ये सामने वाली सरफेस के लिए। अब जो बैक साइड वाली सरफेस है उसके लिए अगर हम देखें, यानी ये सरफेस 2 के लिए, तो क्या आनी चाहिए बच्चे, सर सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, बाकी साइड्स वही होंगी वाई जी। हाँ डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, और इस वजह से नेगेटिव साइन आएगा, y स्क्वायर डी वाई डी जी, आंसर क्या आएगा -1/3। इस बात की समझ आई कि ये हमने कैसे लिखा है कि यहाँ पे डी ए माइनस डी वाई डी जी होगा इस सरफेस 2 के लिए। जब v डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे -y स्क्वायर डी वाई डी जी आएगा, तो इस तरह से सरफेस 2 के लिए आंसर -1/3 आएगा। अब हम सरफेस 3 की बात करते हैं। सरफेस 3 किस डायरेक्शन में है, ये जो क्यूब है इसकी जो राइट साइड है, राइट सरफेस, ये सरफेस 3 है। अब ये सरफेस 3 किस प्लेन के अंदर है, एक्स जी सर, एक्स और जी प्लेन के अंदर। गुड, एक्स जी प्लेन के लिए डी ए की वैल्यू क्या होगी, डी एक्स डी जी, क्योंकि एक्स जी प्लेन में सरफेस है ना, और इसकी डायरेक्शन देखो वो किस एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है ना, तो हम लिखेंगे वाई कैप। जब v डॉट डी ए कैलकुलेट करेंगे इसके लिए सरफेस 3 के लिए, चूंकि ये y कंपोनेंट है तो v के y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। v का y कंपोनेंट है 2xy प्लस जी स्क्वेयर, ये v का y कंपोनेंट है, डॉट डी एक्स डी जी
वाई कैप। अब यहाँ पे इस सरफेस के लिए कौन सा वेरिएबल कांस्टेंट है? वाई सर। वाई वाई सर। वेरिएबल कांस्टेंट है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अमूमन सरफेस की जो डायरेक्शन होती है जिस साइड पे, तो उस वही वेरिएबल कांस्टेंट होता है। वाई की डायरेक्शन है तो वाई वेरिएबल कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे वाई वेरिएबल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू 1 है। पुट करें y इज इक्वल टू 1, तो v डॉट डी ए की वैल्यू बन जाएगी 2xy। यहाँ पे ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो खत्म हो गया ना, y कैप डॉट y कैप से, प्लस जी स्क्वेयर डी एक्स डी जी, ये v डॉट डी ए की वैल्यू है। अब इसको हम इंटीग्रेट करें, v डॉट डी ए इज इक्वल टू 2x प्लस जी स्क्वेयर dx dz। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा 4/3। टाइम कम है, हम इसी पैटर्न पर और सरफेस में से निकालते जाएंगे। सरफेस 4 के लिए आंसर है -1/3। सरफेस 5 के लिए आंसर है 1 और सरफेस 6 के लिए आंसर है 0। टोटल क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए इन तमाम का जो हमने निकाला है सरफेस इंटीग्रल, उनको ऐड करेंगे। v डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 प्लस 4/3 माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस 0। यहाँ 1/3 से 1/3 कैंसल आउट हो जाएगा and then we will get answer 2. This is the right hand side. लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था? 2 ही था सर। 2 था सर। 2 ही था ना? 2 था। यस यस सर। सर। हाँ, ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। एंड हेंस प्रूव्ड। ओके, लास्ट पे आप लोगों ने ये